यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के टाइम क्लॉट्स हो रहा है, पैड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या फिर साइकिल का लेंथ कम हो गया है, तो यह एक इंडिकेटर हो सकता है कि कहीं यूट्रस की लाइनिंग में ट्यूमर तो नहीं बन रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है, मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ एंड आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जो मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा कैंसर है। यह विमेन में होने वाला इकलौता ऐसा कैंसर है जो बहुत अच्छे से क्योर हो जाता है, बट आपको यह बीमारी शुरू के स्टेज में पता चलनी चाहिए। तो इसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं या फिर यूट्रस का कैंसर बोलते हैं या फिर यूट्रस में लाइनिंग का कैंसर बोलते हैं। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि यह बीमारी 90% से ज्यादा फीमेल्स में ना हमेशा कुछ ना कुछ सिम्टम देती है, मतलब यह कुछ ना कुछ आपको संकेत देती है। तो जो फीमेल्स टाइमली अपना बायोप्सी करा लेती हैं उसमें बिल्कुल जल्दी पता लगता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? यूट्रस की लाइनिंग में कैंसर बना है तो जाहिर सी बात है ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो मेनोपॉज होने से कुछ साल के पहले तक, जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, या फिर 40 इयर्स के बाद यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के टाइम क्लॉट्स हो रहा है, पैड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, पीरियड्स के बीच में भी कभी ब्लीडिंग हो गई है या फिर साइकिल का लेंथ कम हो गया है, तो यह एक इंडिकेटर हो सकता है कि कहीं यूट्रस की लाइनिंग में ट्यूमर तो नहीं बन रहा। सेकेंड, यदि आपका मेनोपॉज हो चुका है बट आपको उसके बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई तो यह एक रेड फ्लैग होता है, मतलब यह एक डेंजर साइन होता है। यदि आपने इस लेवल पे भी इग्नोर किया तो बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। बाकी सिम्टम्स होते हैं कि सिंस यूट्रस के अंदर कैंसर बना है तो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से नीचे के रास्ते में पेन होता है, नीचे थोड़ा सा ब्लड सा डिस्चार्ज भी हो सकता है, पिंकिश सा, या फिर हैवीनेस लगेगी नीचे के एरिया में, या फिर यूरिन के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ विमेन में सिम्टम हमेशा ब्लीडिंग रिलेटेड होता है एंड हम उसके लिए नॉर्मली हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं एंड उसमें बीमारी दिख जाती है या फिर यूट्रस की लाइनिंग मोटी दिखती है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम उसका बायोप्सी करते हैं एंड देन यह कैंसर डायग्नोसिस होता है। बिना बायोप्सी के यह कैंसर डायग्नोस नहीं हो सकता है एंड बिना बायोप्सी के यदि आपको कोई डॉक्टर हिस्टेरेक्टमी सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको मना करें। सो बिलीव मी, कैंसर सर्जरी बिल्कुल अलग होती है, उसका सर्जरी कोई नॉन कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड। तो अब हमने सिम्टम्स की बात की, नेक्स्ट यह जानना भी जरूरी है कि यह कैंसर होता ही क्यों है। तो अगर एक लाइन में बोले तो यह बीमारी होने का मेन कारण ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन जो हमारा फीमेल हार्मोन है, कभी भी इस हार्मोन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो वह यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाने लगता है। तो अब अगर आप बहुत सारी चीजें हम सोचें कि जिससे ईस्ट्रोजन बढ़ सकता है तो उनमें पहले नंबर पे आता है मोटापा। यदि आपका BMI ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो आपके बॉडी में जो फैट है वो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन बना रहे हैं जिसकी वजह से लाइनिंग मोटी होएगी। उसके अलावा यदि आपको PCOS है, PCOS वाली बीमारी में भी यही प्रॉब्लम होती है कि एग बनते हैं बट रिलीज नहीं होते, बट एग बनने के प्रोसेस में ईस्ट्रोजन निकलता रहता है। बाकी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यदि आपके फैमिली में 3 जनरेशंस तक किसी को भी यूट्रस का कैंसर हुआ हो या फिर ओवरी या ब्रेस्ट का कैंसर हुआ हो, बिकॉज बहुत बार यह कैंसर जेनेटिक भी होता है। इसके अलावा यदि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, आपके पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए थे बट बहुत लेट से खत्म हुए हैं, यदि आपके मदर को भी सिमिलर कैंसर की हिस्ट्री है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यह कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इसमें से जो मेजॉरिटी रिस्क फैक्टर्स है उसमें हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम अपना वेट कम कर सकते हैं। अल्कोहल भी एक रिस्क फैक्टर है इस कैंसर का। तो अब हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिया, हमने यह भी देख लिया कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि बायोप्सी मैंडेटरी है। अब यह बायोप्सी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ हो सकती है। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब एक कैमरा होता है जिसमें हम यूट्रस के अंदर देखते हैं एंड लाइनिंग से बायोप्सी लेते हैं। उसके साथ भी कर सकते हैं, उसके बिना भी कर सकते हैं, ये आपके गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट आपको देख के असेस करते हैं। नेक्स्ट, हमें पता चल गया कि कैंसर है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है 99% या कैंसर सर्जरी से ट्रीट होता है। 100 में से कोई एक ही पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि उसमें ऑपरेशन संभव नहीं है। तो इस कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो बहुत खराब होते हैं, और कुछ टाइप्स होते हैं जो बीच के होते हैं, ना ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत खराब है। तो यह टाइप कौन सा है, किसमें कितनी सर्जरी होनी है, किसमें आगे कीमो लगेगा, किसमें आगे रेडिएशन लगेगा, यह सब आपकी बायोप्सी पे निर्भर करता है कि बायोप्सी की रिपोर्ट में क्या है। और आजकल के टाइम पे काफी एडवांसेस हो गए हैं। अब हम इस कैंसर में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग भी करते हैं या देखने के लिए कि किस पेशेंट में किस टाइप का कैंसर है और किस पेशेंट में बीमारी वापस आने की संभावना है, ताकि हम उनमें एडिशनल ट्रीटमेंट दे सकें। तो मैंने आपको बताया 99% केसेस में ऑपरेशन होता है एंड उसमें से 90% पेशेंट्स में बीमारी बस ऑपरेशन से क्योर होती है। सो डोंट डिले योर सर्जरी बिकॉज 90% पेशेंट्स स्टेज 1 में पता चलते हैं एंड ऑपरेशन उनके लिए क्यूरेटिव होता है,
मतलब उनको उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, ना तो रेडिएशन ना ही कीमोथेरेपी। एंड जो पेशेंट्स जिनके स्टेज ज़्यादा आई है सर्जरी के बाद, तो उनमें हम कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट ऐड करते हैं ताकि बीमारी दोबारा वापस ना आए। एंड एक बार आप अपने कैंसर से क्योर हो गए, देन कुछ लाइफस्टाइल की बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी एक साथ चलती हैं। इन सब में भी ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो आपको उसका भी कंट्रोल पैरेलल वे में करना है। सो बिलीव मी, ये इकलौता कैंसर है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत अच्छा ट्यूमर है। ऑल्दो ये कैंसर है बट इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है एंड पेशेंट्स का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है अगर वो टाइमली अपना प्रॉब्लम डिटेक्ट कराएं, टाइमली सर्जरी कराएं एंड और रूटीन टाइम पे फॉलो अप पे रहें। सो डोंट इग्नोर अ वार्निंग साइन विच इज़ मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, या अगर ऐसा आपके घर परिवार में या फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी यह सिम्टम है तो उसको बिल्कुल ना इग्नोर करें। थैंक यू।